शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज मैं हीट और टेम्परेचर का 24वां क्लास लेने जा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें गैसों की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। तो देखिए, गैसों की दो विशिष्ट ऊष्मा होती है, यानी गैस के तापक्रम को, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि गैस के तापक्रम को कितनी तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, गैस का तापक्रम जो है से दो तरह से बढ़ाया जा सकता है। देखिए, पीवी बराबर होता है आरटी गैस इक्वेशन। तो इसका मतलब कि पी प्रोपोर्शनलिटी आ गया और भी प्रोपोर्शनलिटी आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर पी को बढ़ाया जाए तो टी बढ़ जाएगा, या भी को बढ़ाया जाए तो टी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी टेम्परेचर ऑफ द गैस जो है से दो तरह से बढ़ाया जा सकता है। गैसों का तापक्रम जो है से दो तरह से बढ़ाया जा सकता है। अगर प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो गैस का ताप बढ़ जाएगा, या अगर आयतन को बढ़ा दिया जाए, वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए तो गैस का ताप जो है से बढ़ जाएगा। तो गैस का तापक्रम कितने तरह से बढ़ाया जा सकता है? तो पहला चॉइस करेगा कि प्रेशर को बढ़ाकर, दूसरा आयतन को बढ़ाकर, और तीसरा कहेगा कि दोनों से। तो दोनों से इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, इससे हम ले लिए हैं आदर्श गैस समीकरण, पीवी बराबर आरटी। इसका मतलब कि टी प्रोपोर्शनल पी और टी प्रोपोर्शनल भी, यानी अगर पी बढ़ेगा तो टी बढ़ जाएगा, अगर भी बढ़ेगा तो टी बढ़ जाएगा। यानी गैस का तापक्रम जो है से आयतन को बढ़ाकर और प्रेशर को बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। अब आइए, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। तो गैसों की दो विशिष्ट ऊष्मा होती है। गैसों की दो विशिष्ट ऊष्मा होती है, जिसको कहा जाता है सीपी और सीवी। अगर मान लिया कि प्रेशर को स्थिर रख दिया जाए, तो प्रेशर को स्थिर रख दिया जाए तो वह जो गैस की विशिष्ट ऊष्मा होगा वह सीपी कहलाएगा। अगर आयतन को जो है से स्थिर रख दिया जाए तो वह जो गैस के विशिष्ट ऊष्मा होगा वह सीवी कहलाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि स्थिर दबाव पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। तो दबाव स्थिर हो गया, यानी प्रेशर स्थिर हो गया, इसलिए इसको जो है से सीपी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, सीपी से व्यक्त करेंगे। और दूसरा जो है से क्या है कि स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, यानी आयतन स्थिर है, वॉल्यूम स्थिर है, तो इसको हम सीधी कहेंगे। तो देखिए, अब इसमें से जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो सबसे पहले तो ये था कि गैस के तापक्रम को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो पहला प्रेशर को बढ़ाकर, दूसरा आयतन को बढ़ाकर, तीसरा दोनों। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा, जो यहाँ से आंसर इसका मिल रहा है। अब जो है से ध्यान रखिए, यहाँ यह जो है से आया हुआ था क्वेश्चन कि सीपी और सीवी के बीच रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो देखिए, सीपी का मान जो है से सीवी से बड़ा होता है, पहला है सीपी का मान सीवी से बड़ा होता है, याद रखिएगा। फिर सीपी माइनस सीवी बराबर आर बाई जे, यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है। देखिए, सीपी का मान सीवी से क्या होता है, बड़ा होता है, और सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर बाई जे, ये मेयर समीकरण है। यानी इस समीकरण को जो है मेयर ने स्थापित किया था, मेयर एस्टैब्लिश किया था। तो इसमें अब है कि आर हो सकता है, आप नहीं जान रहे हो कि आर क्या है, तो आर जो है से मोलर गैस स्थिरांक है, मोलर गैस स्थिरांक है, जिसका मान 8.3 होता है एसआई में। अब इसके बाद देखिए, जे क्या है, तो जे जो है से आपका जूल से स्थिरांक है, माने जूल कांस्टेंट है। अब आइए, यहाँ पर एक और है कि सीपी और सीवी का अनुपात गामा कहलाता है। गामा किसको कहते हैं? तो सीपी और सीवी का अनुपात जो है से गामा कहलाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। गामा का मान ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, इसको जरूर याद रखना। गामा का मान जो है से 1 से हमेशा ज्यादा होता है। अब देखिए, मोनोएटॉमिक गैस है, डायटोमिक गैस है और पॉलीएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस का मतलब हो गया कि एक परमाणविक गैस, मोनो का मतलब एक, एटॉमिक परमाणविक हो गया गैस, तो एक परमाणविक गैस। एक परमाणविक गैस का मतलब है कि हमेशा सिंगल रहेगा, एक परमाणु को व्यक्त करेगा। जैसे सभी अक्रिय गैस जो है, ऑल इनर्ट गैस आर क्या, मोनोएटॉमिक गैस होता है। जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेरन है, रेडन है, तो ये सब जो अक्रिय गैस है, यह जो है आपका मोनोएटॉमिक गैस है। तो देखिए, हीलियम, नियन, देखिए यहाँ पर 2 नहीं ना लिखा रहा है मैडम, तो इसलिए मोनोएटॉमिक है। डायटोमिक गैस का मतलब हो गया द्विपरमाणविक गैस। द्विपरमाणविक गैस से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि उसमें
परमाणु की संख्या 2 रहेगा, यानी एटम्स 2 रहेंगे। जैसे मान लिया हाइड्रोजन आप कहीं भी लिखा हुआ देखिएगा तो ऐसे देखिएगा कि लिखे हुए है H2, Cl2 क्लोरीन के, नाइट्रोजन है N2O2, CO, तो CO का मतलब हो गया कि एक कार्बन एटम हो गया, एक ऑक्सीजन का एटम। तो ये सब जो है सिर्फ द्विपरमाणविक जो है से गैस है। और पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक का मतलब हो गया बहुपरमाणविक। बहुपरमाणविक का मतलब है कि 2 से अधिक। तो 2 से अधिक, जैसे मान लिया कि CO2 गैस है तो CO2 देखिए 2 परमाणु हो गया ऑक्सीजन का, 1 परमाणु हो गया कार्बन का, तो 3 परमाणु हो गया। तो यह जो है से 2 से अधिक है, इसलिए बहुपरमाणविक गैस है। ओजोन है तो इस तरह से ये सब बहुपरमाणविक है। तो यह जो है से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गामा का मान किसके लिए क्या होता है, तो ध्यान रखिए गामा का मान जो है से बहुपरमाणविक के लिए 1.3 होता है, और इसके लिए डायटोमिक के लिए, द्विपरमाणविक के लिए 1.4 होता है, इसके लिए जो है से 1.5 होता है। यानी कहने का मतलब है कि गामा का मान जो है से हर स्थिति में जो है से 1 से बड़ा है। इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी गामा का मान जो है से 1 से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। अब आइए गैसों का गतिज सिद्धांत के बारे में जो है से हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए गैसों का गतिज सिद्धांत के बारे में सुनिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यानी गैसों का गतिज सिद्धांत। तो अब आप समझ लीजिए, आज से समझिए कि अगर आप समझ रहे होंगे कि गैस कभी गैसीय अणु कभी स्थिर आता है, तो ऐसा नहीं है। गैसीय अणु जो है से हमेशा गति करते रहता है, यानी गति की अवस्था में रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि गैसीय अणु में सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है। अगर कोई कह दे कि गैसीय अणु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो आप कहिएगा कि गैसीय अणु की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, क्योंकि गैसीय अणु कभी स्थिर नहीं रहते हैं, हमेशा जो है से क्या करते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, इधर उधर जो है से चलते रहते हैं। इसलिए गैसीय अणु में सिर्फ गति। गैसों का गति सिद्धांत में हम कह रहे थे कि गैसीय अणु कभी स्थिर नहीं रहते हैं, हमेशा जो है से मूव करते रहते हैं। तो इसलिए गैसीय अणु में सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है। अब मान लिया कि कोई गैस जो है से किसी बर्तन में रखा हुआ है, तो वह जो है से बर्तन वह चारों दिशाओं में समान दबाव डालती है। तो उसके लिए एक व्यंजक प्राप्त किया गया है कि P = mc²/3। P का मतलब प्रेशर दबाव हो गया, V का मतलब आयतन हो गया, M का मतलब कि मास ऑफ द गैस हो गया, यानी गैस का द्रव्यमान क्या है जिस बर्तन में रखा हुआ है। अब V का मतलब हो गया कि उस बर्तन का आयतन है जिस बर्तन में यह गैस रखा गया है। तो P बराबर होता है mc²/3। या C का मतलब होता है, C का मतलब क्या होता है, गैसीय अणुओं का आरएमएस वेग, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैसियस मोलेक्यूल, यानी गैसीय अणुओं का मूल माध्य वर्ग वेग। आरएमएस का मतलब होगा रूट मीन स्क्वायर वेग। तो P बराबर हो गया mc²/3 भी। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3pv बराबर आ गया mc², इसलिए 3 तो pv बराबर RT जो है से यह आदर्श गैस समीकरण है। pv बराबर क्या RT, जो यहाँ भी हम लिखे थे, देखिए pv बराबर RT। तो इसका मतलब आ गया कि pv के जगह पर अगर हम RT रख दें तो 3RT बराबर आ गया क्या, mc²। तो इससे स्पष्ट है कि c² प्रोपोर्शनल t, अगर t का मान बढ़ेगा तो c² का मान बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि c प्रोपोर्शनल √2 है। तो यह जो है से बहुत अच्छा जो है से व्यंजक एक प्राप्त हो गया। इस पर जो है से बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए गैसीय अणुओं का आरएमएस वेलोसिटी जो है से क्या है कि निरपेक्ष ताप के वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो देखिए अगर T का मान बढ़ेगा तो C का मान बढ़ जाएगा। T में देखिए बड़ा T है, बड़ा T का मतलब आप समझिएगा कि तापक्रम जो है से डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है, तापक्रम आपका केल्विन में है। तो अगर मान लिया इसको जो है से गौर कीजिए कि C प्रोपोर्शनल √T, तो अगर T का मान 0 केल्विन रख दिया जाए तो C का मान क्या आ जाएगा, 0 का वर्गमूल आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। तो यह जो है से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर हम डबल टिक कर दिए हैं। तो क्या है 0 केल्विन जो है, या कहिए -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन, सब एक चीज है। यानी इसको कहा जाता है परम शून्य ताप। तो 0 केल्विन को क्या कहा जाता है, 0 केल्विन का मतलब हो गया परम शून्य ताप है। या डिग्री में कहिएगा तो कहिए कि
-273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, या कहिए -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना से भी काम चलेगा। लेकिन एक्यूरेट वैल्यू अगर कोई परम शून्य ताप का कहेगा तो कहिएगा कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में बदलिएगा तो केल्विन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको किया जाएगा कि परम शून्य ताप क्या है, किसको कहते हैं। तब ऐसा कहा जा सकता है कि जिस ताप पर गैसीय अणुओं का मूल माध्य वर्ग वेग यानी आरएमएस वेलोसिटी शून्य हो जाए, उस ताप को परम शून्य तापक्रम कहा जाता है। यानी परम शून्य तापक्रम पर गैसीय अणुओं का मूल माध्य वर्ग वेग यानी आरएमएस वेलोसिटी शून्य हो जाता है। देखिए टी का मान 0 रख दिए तो सी का मान 0 आ गया। तो यहाँ हम वही जो है से लिख दिए हैं कि परम शून्य ताप पर गैसीय अणुओं का मूल माध्य वर्ग वेग शून्य, मूल माध्य वर्ग वेग यानी आरएमएस वेग बराबर शून्य हो जाता है। अब आइए यहाँ से एक और व्यंजक हम निकाल रहे हैं। देखिए अगर कोई गैस जो है से जिस बर्तन में रखा हुआ है, उस बर्तन के चारों दीवारों पर वह जो है क्या करती है कि समान दबाव डालती है, जिसके लिए जो व्यंजक प्राप्त किया गया है उसका मान P बराबर mc²/3v होता है। तो यहाँ P बराबर mc²/3v हमने लिखा था, इसलिए तो जो है से रिजल्ट ला दिया था कि C प्रोपोर्शनल √T। एक और बड़ा रिजल्ट ला रहे हैं जिसको आप ध्यान से सुनिए। तो P बराबर mc²/3v है, तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें इसको तो क्या आ जाएगा 3pv बराबर mc²। अगर इन दोनों को 2 से हम भाग दे दें तो mc²/2 बराबर 3pv/2 आ जाएगा। mc तो c का तो मतलब वेग है, तो c का मतलब वेग है, तो एक तरह से ही हो गया क्या, गतिज ऊर्जा हो गया। गतिज ऊर्जा बराबर आपको याद होगा 9th क्लास से पढ़ने के लिए है कि 1/2 mv²। तो 1/2 mv², तो m का मतलब होता है कि मास है, मास ऑफ द गैस है, अभी क्या है, वेग है, गैस का वेग है। तो यहाँ पर भी c वेग है लेकिन आरएमएस वेग है। तो mc²/2 को हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। तो ke बराबर आ गया 3pv/2। तो यह जो है से रिजल्ट आ गया जो इम्पोर्टेंट है। अब इससे जो पूछा हुआ क्वेश्चन था उसको हम जो है से नीचे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए अगर v का मान मान लिया कि इसमें 1 दे दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 3p बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ 1 दे दीजिएगा तो 3p/2। अगर p का मान निकालने के लिए कहा जाए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 के, तो p बराबर क्या आ जाएगा 2/3ke। अब जो है से इसमें अगर भी p का मान 1 दे दिया जाए तो p का मान अगर यहाँ पर 1 दे दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 3/2 भी, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर भी का मान निकाला जाए तो 2/3ke। तो देखिए इसी चीज को जो है से 4 को हम पॉइंट बनाए हैं, जिसको मैं प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से देखूँ। तो देखिए यह जो है से कैसे ही, देखिए यहाँ से जो है पहला से 2 पॉइंट बन रहा है। यही जो है से पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा था कि इकाई आयतन के गैसीय अणुओं की गतिज ऊर्जा, इकाई आयतन के गैसीय अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है उसके दबाव का क्या होता है। पहला आपको दे दिया कि आधा होता है, दूसरा दे दिया कि 1.5 गुना होता है, फिर दे दिया कि 1/4 होता है। तो इस तरह से देखिए इकाई आयतन, तो देखिए आयतन को जब हमने 1 रखा है तो गैसीय अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या है, दबाव का क्या है 3/2। 3/2 को क्या कहा जाता है 1.5 गुना, यानी कि इकाई आयतन के गैसीय अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है से दबाव का क्या है 1.5 गुना यानी 3/2 होता है। तो इसको जो है से इसे आसानी से समझा जा सकता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इकाई आयतन, यही चीज बात देखिए इसमें अगर हम P का मान निकाले हैं तो P बराबर आ गया 2/3 ke, यानी कि प्रेशर जो है से गतिज ऊर्जा का 2/3 हो गया। तो इसको ऐसे पूछा हुआ था कि इकाई आयतन के गैसीय अणुओं का दबाव, माने ये वाला दबाव जो है से क्या गतिज ऊर्जा का क्या होता है तो 2/3 होता है। देखिए 2/3 है। अब देखिए इससे भी 2 क्वेश्चन जो है से निकाला, ये भी पूछा हुआ है कि इकाई दबाव, देखिए P का मान 1 रखे हैं यानी प्रेशर को हमने 1 रखा है, तो इकाई दबाव पर गैसीय अणुओं की गतिज ऊर्जा, तो देखिए इकाई दबाव है P का मान 1 है तो गैसीय अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या है, गैसीय अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है इकाई, देखिए इकाई दबाव पर गैसीय अणुओं का आयतन जो है से काइनेटिक एनर्जी का क्या है 2/3 होता है।
2/3 होता है। और इकाई दबाव पर गैसीय अणुओं की गतिज ऊर्जा आयतन का 1.5 गुना होता है। देखिए आयतन का 1.5 गुना ये है, और आयतन क्या है तो काइनेटिक एनर्जी का 2/3 गुना है। तो यह जो है ये सब चार जो पॉइंट बनाए, जो इससे हमने बनाया है, इससे 2 पॉइंट और इसे 2 पॉइंट मैंने बनाया है, तो ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि यदि ताप को दोगुना कर दिया जाए, यदि ताप को दोगुना कर दिया जाए तो गैसीय अणुओं का आरएमएस वेग यानी मूल माध्य वर्ग वेग क्या हो जाएगा। तो देखिए C प्रोपोर्शनल √T हम जानते हैं, और T का मान हम 2 कर दिए हैं। तो जब T का मान यहाँ 2 रख दीजिएगा तो C प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा √2, यानी कि √2 गुना हो जाएगा। तो कहा जाएगा कि यदि ताप को दोगुना कर दिया जाए तो गैसीय अणुओं का आरएमएस वेग जो है से क्या हो जाएगा। पहला चॉइस करेगा कि √2 गुना हो जाएगा, या ऐसे भी कह सकता है कि 1.4 गुना हो जाएगा। तो 2 के वर्गमूल होता है ना 1.414, तो 1.4 गुना हो जाएगा। तो ताप को अगर दुगुना कर दें तो गैसीय अणुओं का आरएमएस वेग जो है मूल माध्य वर्ग वेग जो है से क्या हो जाएगा √2 गुना हो जाएगा। अब मान लिया कि कह दिया जाए कि अगर गैसीय यदि ताप को दोगुना कर दिया जाए तो गैसीय अणुओं का मूल माध्य वर्ग वेग कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखिए प्रतिशत का मतलब हम बार बार बताते हैं कि चेंज गुने 100 बाई ओरिजिनल, यानी चेंज गुने 100 बाई ओरिजिनल को जो है से प्रतिशत कहा जाता है। जैसे मान लिया कि 1000 रुपया में जो है से एक रेडियो लिया 1200 रुपया में बेच दिए, तब मान लिया कि अगर कोई प्रतिशत पूछने लगेगा तो चेंज गुने 100 बाई ओरिजिनल, तो 1000 में लिए थे या 1200 में बेच दिए, मतलब चेंज कितना का आ गया 200 रुपया का। तो 200 गुने 100 बटे ओरिजिनल जो है से रेडियो कितना में लिए थे तो 1000, यानी कि 20% का जो है से यहाँ पर क्या चला जा रहा है, तो 20% का जो है से फायदा हो गया। तो चेंज तो वही होता है। तो देखिए अगर मान लिया कि ताप को हमने दोगुना कर दिया, तो ताप को दोगुना कर दिया तो आरएमएस वेग जो है से √2 गुना हो गया। तो मान लिया कि स्टार्टिंग में जो है से गैसीय अणुओं का मूल माध्य वर्ग वेग जो है से 1 था, और अब जो है से जब ताप को हमने दोगुना कर दिया तो गैसीय अणुओं का मूल माध्य वर्ग वेग जो है √2 गुना हो गया। तो प्रतिशत अगर परिवर्तन निकालना है तो चेंज गुने 100 बटे ओरिजिनल, तो पहले 1 माने थे, अब फिर क्या हो गया 1 से हो गया √2 बढ़ गया, तो √2 - 1 गुने 100 अब बटे ओरिजिनल, तो ओरिजिनल को तो 1 ना हम माने थे, तो √2 - 1 अगर कीजिएगा तो √2 का वर्गमूल होता है 1.414, अब -1 कीजिएगा तो 0.414 आ जाएगा। तो 0.414 गुने 100 यानी 41.4% जो है से गैसीय अणुओं का वेग क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगर मान लिया कि इकाई अणुओं की यदि ताप को दुगना कर दिया जाए तो गैसीय अणुओं का आरएमएस वेग जो है से 41.4% क्या हो जाएगा 41.4% बढ़ जाएगा। हाँ तो देखिए कुछ क्वेश्चन देखिए ले रहे हैं, कौन सत्य है। तो देखिए CP ग्रेटर देन CV, CP माइनस CV बराबर R/J, गामा इक्वल टू CP/CV ग्रेटर देन 1, तो ऑल, तो इसमें ऑल होगा, अभी बताए थे। अब इसके बाद आइए 27 डिग्री सेंटीग्रेड का निरपेक्ष ताप या परम ताप क्या होगा। तो परम ताप का मतलब होता है कि केल्विन में ताप, ये केल्विन में चाहिए। तो K बराबर क्या होगा कि 273 अब प्लस क्या डिग्री सेंटीग्रेड, तो यानी कि 273 अब प्लस क्या आ जाएगा 27, यानी क्या आ जाएगा 300 केल्विन। तो परम ताप का मतलब होता है कि केल्विन में ताप बताना। परम शून्य ताप का मान क्या होता है तो ये भी बताए थे क्या होता है। तो अगर एक्यूरेट बोलना है तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड बोलिएगा। अगर यह चॉइस नहीं रहेगा तो -273 भी दे देता है, तो ये देखिएगा, लेकिन एक्यूरेट रहेगा तो ही मारिएगा। या क्या करिएगा, अगर इसको केल्विन में बदलिएगा तो केल्विन में बदलिएगा तो क्या आ जाएगा, केल्विन में बदलिएगा तो 273 - 273 में क्या डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ना है, तो 273 प्लस -273 करिएगा, तो ये आई तो कठिन जाएगा, यानी 0 आ जाएगा, इसलिए 0 केल्विन। तो परम शून्य तापक्रम का मान जो है से क्या होता है, तो ध्यान रखिए कि -273.1 डिग्री सेंटीग्रेड या -273 डिग्री सेंटीग्रेड कहिए,
ये अगर दिले रहेगा तो अगर सब दिए हुए रहे तो इस पर मारिएगा, और नहीं तो 0 केल्विन है, सब परम शून्य ताप का। तो देखिए ये भी हो गया। अब आइए क्वेश्चन है कि किस ताप पर आरएमएस वेग जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आरएमएस वेग का 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए C प्रोपोर्शनल T जो है, C प्रोपोर्शनल क्या हम बताए हैं, T √T। तो जिसमें T जो है से कौन सी में रहता है, केल्विन में रहता है। यहाँ पर T जो रहेगा आपको वो केल्विन में ताप रहेगा। तो केल्विन में अगर मान लिया कि ताप रहेगा तो सबसे पहले है कि किस ताप पर आरएमएस वेग जो है से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आरएमएस वेग का 3 गुना हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान लिया कि वेग C है, तो C प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, तो 0 + 273 कीजिएगा। इसको बदल दिए हम केल्विन में, इसको केल्विन में बदल दिए, मान लिए पहला समीकरण। अब आइए 2C लिख देते हैं, 2C प्रोपोर्शनल, चूंकि नहीं 3C लिखते हैं ना, 3 गुना हो जाएगा। तो 3C तो किस ताप पर, तो मान लिया T ताप पर, तो उसको तो T ऐसे दे दीजिए और अंडर रूट कर दीजिए। ये बड़ा T का मतलब है कि केल्विन में है। आई 0 + 273 क्यों कर दिए हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप था तो उसको केल्विन में बदल दिए थे, ऐसे कर दिए। तो इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण। अब जो है से आप क्या कीजिए कि दूसरा में पहला से भाग दे दीजिए। तो देखिए दूसरा अब भागा पहला से, तो दूसरा में पहला से भाग दे दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 3C/C, आई T बाई आ जाएगा 273, आई इसका अंडर रूट हो जाएगा, दोनों का अंडर रूट एक बार घेर दीजिए। तो देखिए ये काट गया। अब इसको वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। इधर रूटवा हट जाएगा, रूटे हटाने के लिए वर्ग किए थे, तो इतना गुने 200 इतना आ जाएगा। तो T का मान आपका क्या आ जाएगा, तो T का मान अगर आप निकालिएगा तो T बराबर आ जाएगा 273 × 9। तो यह जो आएगा वो केल्विन में आएगा। तो 9 × 27 की 7, हाथ में 2, और 9 × 63 और 64 65 की 5, हाथ में 6, और 9 दूनी 18 है, और 6 24 इतना। तो ये जो है से केल्विन में आ गया। अब डिग्री सेंटीग्रेड में कहेगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कहेगा तो इसको क्या कीजिएगा 273, इसमें क्या कर देना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। तो 273 अगर घटाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 4। ये आपको आ गया क्या, कि 15 आ गया, तो 8 7 15, ये 8 आ गया। यह जो है से क्या आ गया 3 आ गया, तो 1। तो यह जो है से आपको आ गया क्या 2184 डिग्री सेंटीग्रेड या इतना केल्विन, जो चॉइस रहे वो बताइए। उसी तरह से है कि किस ताप पर आरएमएस वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आरएमएस वेग का दुगुना हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन जो है से आया हुआ है, तो इसी तरह से इसको भी बनाइए। तो क्या लिख दीजिएगा कि C प्रोपोर्शनल 0 + 273, इसका अंडर रूट आ जाएगा पहला समीकरण। 2C प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, अंडर रूट T कर दीजिए, दूसरा समीकरण। अब दूसरा में पहला से आप भाग दे दीजिए। देखिए दूसरा में पहला से भाग दे रहे हैं, तो 2C/C बराबर T/273। इसका क्या है अंडर रूट है, ये तो कट गया। अब इसको वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग कर दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। T बाई क्या आ जाएगा 273, तो T का मान क्या आ जाएगा, तिरछा तिरछी गुना होगा तो 4 × 12 की 2, हाथ में 1, 7 × 28, 1 29 की 9, हाथ में 2, और 4 दूनी 8 और 2 10। तो इतना आपका क्या आ गया, इतना केल्विन आ गया। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे तो 273 जो है घटा देते हैं। तो 273 अगर हम घटा देंगे तो चलिए 12 आ गया, तो 9 10 11 12 9 आ गया। आ गया 8, 1 आपको क्या आ गया 8। तो इतना डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आंसर बोलिए या ये बोलिए। तो यह जो है सही दोनों क्वेश्चन जो है से आपका आया हुआ क्वेश्चन है। अब आइए यहाँ पर ही जो है से बहुत बार आया हुआ है, जनरल कंपटीशन में भी खूब आता है, हाइग्रोमीटर। आई है हाइड्रोमीटर। तो देखिए हाइग्रोमीटर क्या है,
तो हाइग्रोमीटर जो है से इसको कहा जाता है आर्द्रता मापने वाला, यानी वायुमंडल में जो आर्द्रता है, हवा में जो आर्द्रता है, तो आर्द्रता मापी यंत्र है। ये आर्द्रता मापी है, हाइग्रो कहेगा तो आर्द्रता मापी है, माने आर्द्रता को मापता है। हवा में जो जल वाष्प है, पानी जो है उपस्थित है, उसी को यह मापता है, हाइग्रो। ये देखिए हाइड्रो, तो ये हाइड्रो है, तो हाइड्रो जो लिखा से ध्यान से समझिए, HYGRO है, हाइग्रोमीटर है, ये हाइड्रोमीटर है। तो हाइड्रोमीटर क्या मापता है? तो दबाव मापता है, घनत्व मापता है, विशिष्ट गुरुत्व मापक है। तो यह सब, यह जो है से हाइड्रोमीटर है, ये आपका हाइग्रोमीटर है। चलिए आर्द्रता के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जल जो हवा है, तो इस हवा में जो है से जल वाष्प है, चाहे जितना जल वाष्प हो, लेकिन जल वाष्प है। तो जल वाष्प जो उपस्थित है, तो मान लिया कि इस रूम का हवा के बारे में लीजिए, तो इस रूम में जो भी हवा है, तो जल वाष्प मान लिया कि इसमें जो है से 2 लीटर है, 2 लीटर चाहे 5 किलो समझिए कि इस हवा में जो है से जल है। अगर 2 किलो और जल इसको दे दिया जाए तो यह संतृप्त हो जाएगा। संतृप्त और असंतृप्त जल वाष्प के बारे में सबसे पहले समझिए। संतृप्त कहा जाता है, जैसे मान लिया कि आपको जो है से 5 रोटी का डोज है, आपको कोई 2 रोटी दे दिया, तो आप असंतृप्त हैं, अनसेचुरेटेड हैं। अगर 5 रोटी आपको दे दिया तो आप सेचुरेटेड हो गए। उसी तरह से हवा के किसी आयतन में उपस्थित जल वाष्प जो है, जल वाष्प है, और उस हवा के आयतन को जल वाष्प और रखने की अगर क्षमता है, तो कहा जाएगा कि वह संतृप्त था, और इसके बाद और 2 दे दिया जाएगा तो संतृप्त बन जाएगा। तो देखिए हम आपेक्षिक आर्द्रता के बारे में बता रहे हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। RH बराबर x/x प्लस y। तो x का मतलब है कि हवा में उपस्थित जल वाष्प, और y का मतलब है कि संतृप्त करने के लिए अतिरिक्त जल वाष्प क्या चाहिए। तो देखिए ऐसे पूछा हुआ एक क्वेश्चन है कि हवा में जो है, मान लिया कि हवा के किसी आयतन में 40 मिलीलीटर जल वाष्प है, उसे संतृप्त करने के लिए 10 मिलीलीटर जल वाष्प चाहिए। तो आपेक्षिक आर्द्रता बताइए, RH बताइए। तो RH बराबर इसका हम कैसे निकालेंगे? RH बराबर हम निकालेंगे x/x प्लस y। तो हवा के उस आयतन में कितना जल वाष्प था? तो 40 था। तो ठीक है, 40 बटा, अब आइए x है तो नीचे भी x है, तो 40 प्लस क्या, और 10 मिलीलीटर जो है से और जल वाष्प अगर उसमें मिला दिया जाए तो वह सेचुरेटेड बन जाएगा। तो 10 मिला दिया, इंटू 100 एक लिख दीजिएगा तो प्रतिशत में आंसर दे देंगे। इंटू 100 यहाँ अगर लिख दीजिएगा ना, तो यह आंसर प्रतिशत में आपका आएगा। तो देखिए कि 50 हो जाएगा, तो 50 दूनी 100, ये 2 बार कट गया, तो 40 दूनी 80%, यानी उसकी अपेक्षिक आर्द्रता क्या है? 80% है। तो यह जो है से आपका अपेक्षिक आर्द्रता हुआ। तो याद रखिएगा कि अपेक्षिक आर्द्रता बराबर x/x प्लस y, गुने 100 है। तो x का मतलब है कि हवा के किसी आयतन में उपस्थित जल वाष्प, और y का मतलब है कि उस हवा को संतृप्त करने के लिए अतिरिक्त जो जल वाष्प चाहिए वो जल वाष्प। जैसे मान लिया कि आपको 5 रोटी का डोज है, आपको किसी ने 3 रोटी दे दिया, तो 3 हो गया x का मान, और 2 रोटी अगर और दे दिया जाए तब ना आप संतृप्त हो जाइएगा, संतुष्ट हो जाइएगा। तो 2 जो हो गया वह y का मान हो गया। तो इस तरह से जो है से अपेक्षिक आर्द्रता हम निकालते हैं। तो आज जो है से बस इतना ही जो है से, इतना ही पर जो है से हम खत्म करते हैं। और आपसे जो है से बार बार मैं अपील कर रहा हूँ, बार बार एक ही बात को दोहरा रहा हूँ कि आप जो है से शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट वीडियो देख करके, और इसके बाद रुक नहीं जाइएगा, नहीं तो नहीं समझिएगा। और नहीं समझिएगा इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन जो है से नहीं होने वाला है। आप ऐसे ही जो है से क्या है कि ऐसे ही परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, और इस बार ही चुना जाए, कोरोना काल में ही आप चुना जाइएगा तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और आपका जो है मान सम्मान भी बढ़ जाएगा, परिवार का भी इज्जत बढ़ाइएगा, अपना भी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा। इसी के साथ जो है से मैं अपने